नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर की आज की क्लास में, जिसमें मैं लेकर आया हूं 10 सवाल जो बने हैं आज रात तक की सुर्खियों से। ये सभी सवाल जो आने वाले आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आप सब लोगों के लिए है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो बड़ा, ऋतु आए फल होए। दोस्तों, हम जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में हो, हमें उतावलापन हमेशा मुसीबत में डाल देता है। जब हम लगातार मेहनत करते हैं तो हमें सबसे जिस चीज की आवश्यकता होती है वो है धैर्य। ये चाहे हम परीक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी हो या किसी अन्य क्षेत्र में कोई काम करने वाले मानव, जब भी हम किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है धैर्य। जब तक हम लगातार धैर्य के साथ धीरे धीरे भी सही मेहनत करते रहेंगे, एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उसी मेहनत के क्रम को जारी रखते हुए आज के सेशन को। और आज के सेशन में पहला क्वेश्चन आपके लिए जो मैं लेकर आया हूं वो है, इसरो वर्ष 2026 तक नाविक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कितने और नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित करने जा रहा है। दोस्तों, जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसरो के नाम से जानते हैं। अब ये क्या कर रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो वर्ष 2026 तक 3 और नेविगेशन उपग्रह क्या करेगा। यह है हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान जो हेड या अध्यक्ष हैं वो वी नारायणन है। वी नारायणन इसके वर्तमान में प्रमुख है। अभी इसने क्या किया है, इसने 2026 तक 3 नेविगेशन सैटेलाइट और छोड़ने की बात की है। तो कौन कौन से, तो इसरो ने कहा है कि 2026 तक 3 नए नेविगेशन सैटेलाइट छोड़ेगी। नेविगेशन सैटेलाइट छोड़ेगी। नेविगेशन सैटेलाइट, और वो कौन कौन से होंगे, तो NVS-03, NVS-04 और NVS-05। दरअसल दोस्तों क्या है, जब हम 1999 में कारगिल युद्ध लड़ रहे थे तो तब पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं, ऊंची चोटियों पर बैठा था और भारत क्या नीचे था। तो पाकिस्तान की उन ऊंची चोटियों पर लोकेशन का पता लगाने के लिए भारत ने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका ने इस मदद देने को इनकार कर दिया। तब भारत ने निश्चय किया कि वो अपना नेविगेशन सिस्टम, जैसा कि अमेरिका का जीपीएस है जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, जीपीएस की ही तरह भारत ने भी इसकी एक नेविगेशन सिस्टम की आवश्यकता महसूस की। तब इन्होंने एक नेविगेशन सिस्टम बनाने की क्या की, एक रणनीति तैयार की। और इसी के लिए इन्होंने भारतीय पहले नेविगेशन सिस्टम, जिसे हम पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, जिसे हम भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली के नाम से जानते थे। इस नाम से हमने क्या किया, हमने इस नाम से एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप करने की बात की, जिसका शॉर्ट फॉर्म IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप करने की बात की, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू हुई। और आज इसे हम इसका नाम बदलकर नाविक के नाम से जानते हैं, यानी नाविक के रूप में हम इसे जानते हैं। नाविक क्या है, तो जैसा यूएसए का जीपीएस सिस्टम है वैसा ही एक क्षेत्रीय जीपीएस क्या है, ग्लोबल है, यानी पूरी पृथ्वी का नेविगेशन सिस्टम
जीपीएस है, लेकिन भारत के क्षेत्र के और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर के दायरे को कवर करने वाला एक क्षेत्रीय सिस्टम है, जिसको हम नाविक के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म होगी नाविक विद इंडियन, जिसको हम नाविक, इसकी फुल फॉर्म होगी नेविगेशन इंडियन, नेविगेशन इंडियन विद इंडियन कंसल्टेशन, यानी भारतीय तारामंडल के, भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन, इसको हिंदी में हम कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? तो भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन, ये प्रणाली में भारत ने शुरुआत की। और इसके लिए जो पहला उपग्रह भेजा गया वो 2023 में भेजा गया। इसके लिए पहला उपग्रह NVS 01 उपग्रह कब भेजा गया? तो 2023 में इसरो ने इसका पहला उपग्रह भेजा। और इसके लिए जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया था वो था GSLV F12। उसके बाद 2025 में इसका उपग्रह NVS 02 भेजा गया। और किस रॉकेट से भेजा गया? तो LVS F15 रॉकेट, जो इसरो की 100वीं उड़ान भी थी। 100वीं उड़ान के रूप में भी हम इसे जानते हैं। 100वीं उड़ान के रूप में भी हम इसे जानते हैं। तो ये जानकारी हो गई पूरी इस क्वेश्चन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, उसने एक नेविगेशन सिस्टम की 3 सैटेलाइट को 2026 तक लॉन्च करने की बात कही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 सैटेलाइट ये छोड़ने वाला है। इसकी विशेषताएं क्या होंगी? अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये 7 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े जाएंगे। और अंतरिक्ष में भी जो हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसमें छोड़ा जाएगा। जैसा कि मैं आपको पिक्चर्स में दिखा सकता हूं, ये है हमारा सैटेलाइट नाविक। और इसको हम कहां पे छोड़ेंगे? तो इसको हम ये जो 35,786 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की, मैंने आपको 3 कक्षाएं बताई हैं। एक लो अर्थ ऑर्बिट, एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और एक हो गया जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट। तो जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट कहां तक होता है? तो ये होता है आपका लगभग 36,000 से ऊपर जो भी दूरी है पृथ्वी की कक्षा की, उसको हम जियो सिंक्रोनाइज अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। तो जो जैसे कि ये आपको दिखा रहा है, ये ऑर्बिट जो पृथ्वी के साथ साथ घूमता है, यानी ये भी एक पूरे परिक्रमा पृथ्वी की 24 घंटे में करता है। तो इसमें हम सैटेलाइट को लगाते हैं, क्षेत्रीय सैटेलाइट को, क्योंकि जैसे मान लिया मैंने इस क्षेत्र के सामने यहाँ पर एक सैटेलाइट को स्थित कर दिया, तो अगर जब पृथ्वी इधर घूमेगी तो ये 24 घंटे इस क्षेत्र पर ही नजर बनाए रखेगा, क्योंकि ये इस क्षेत्र के सापेक्ष ही पूरे दिन घूमता रहेगा। अगर हम इसको लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करते हैं, तो पृथ्वी अगर 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है तो ये पृथ्वी के चक्कर 24 घंटे में कई लगा लेगा। यानी हमें एक क्षेत्र की पूरी नेविगेशन सिस्टम इससे नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम इस ऑर्बिट में संचार नेविगेशन ऑर्बिट वो सैटेलाइट स्थापित करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर स्थापित किया है। चलिए, इसकी और क्या विशेषताएं हैं? इसमें 7 उपग्रह हम स्थापित करेंगे। इससे क्या होगा कि नागरिकों को स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस प्रदान करेगा, साथ ही रणनीतिक उपयोग के लिए भी रिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रदान करेगा। जैसे हम कहीं अनजान शहर में जाते हैं तो वहां का नेविगेशन सिस्टम, इस नेविगेशन सिस्टम द्वारा हम वहां की गलियों मकानों की लोकेशन से अपने एड्रेस को पता कर पाएंगे। साथ ही इसके कोर क्षेत्र में 20 मीटर के बेहतर लोकेशन की एक्यूरेसी होगी, यानी आपके आसपास के 20 मीटर के क्षेत्र में बेहतर लोकेशन आपको दे सकेगा। साथ ही 40 नैनोमीटर सेकंड के भीतर ये क्या करेगा? अपनी सटीकता देगा। अगर आप 1 सेकंड में यहाँ पर हैं, अगली सेकंड में भी ये आपकी पोजीशनिंग को बता देगा। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं होगी। इसमें हम 5 सैटेलाइट अभी भेजने वाले हैं,
2026 तक। 2 जिसमें से भेज चुके हैं, 3 आने वाले 2026 तक इसमें भेजेंगे। चलिए, अगर मैं बात करूं इसरो की, इसरो इसका लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा, हरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसका, आंध्र प्रदेश में इसका क्या है? लॉन्चिंग स्टेशन है। अब हम बात करते हैं इसरो द्वारा हाल ही में छोड़े गए कुछ उपग्रह के बारे में। जैसे इसरो ने आदित्य L1, आदित्य L1 उपग्रह छोड़ा। तो आदित्य L1 जो पृथ्वी के लैग्रेंज पॉइंट 1 तक जाना था, तो ये किससे छोड़ा गया? तो ये इन्होंने छोड़ा PSLV C57 से उपग्रह छोड़ा। साथ ही हमने अभी आपको बताया था निसार उपग्रह। निसार उपग्रह क्या है? निसार उपग्रह नासा प्लस इसरो, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार उपग्रह है, जो अभी भारत ने भारत के GSLV F-16 द्वारा छोड़ा। तो इसके द्वारा छोड़ा, GSLV F-16 द्वारा इसको छोड़ा गया। ठीक है, तो ये उपग्रह इसके लिए छोड़ा गया। अगर मैं बात करूं इसरो की 101वीं उड़ान, इसरो की 101वीं उड़ान किस रॉकेट द्वारा छोड़ी गई? तो इसरो की 101वीं उड़ान जिसके द्वारा हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS सैटेलाइट 09 को छोड़ा, और किसके द्वारा? तो PSLV C61 के द्वारा हमने इस सैटेलाइट को छोड़ा। वहीं अगर मैं बात करूं PSLV C57 के, 57 तो हमारा हो गया, 58 के द्वारा हमने कौन सा मिशन छोड़ा है? तो वो C58 के द्वारा हमने एक्सपोसैट मिशन को छोड़ा है। किस मिशन को? तो एक्सपोसैट मिशन को हमने इसके द्वारा छोड़ा है। वहीं PSLV C59 द्वारा हमने प्रोब मिशन को छोड़ा। वहीं अगर मैं बात करूं C60, PSLV C60 मिशन, इसके द्वारा हमने स्पेडेक्स मिशन को हमने लॉन्च किया। स्पेडेक्स मिशन क्या है? 2 सैटेलाइट, 2 भागों को अंतरिक्ष में ले जाकर जोड़ने वाले मिशन को हम स्पेडेक्स मिशन में जानते हैं। और ये किसका मिशन है? तो भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला है, अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला है। कब तक? 2035 तक। तो उसके लिए हमने स्पेडेक्स मिशन छोड़ा था, जो हमें वहां पर 2 पार्टों को जोड़कर अंतरिक्ष में दिखाता है। वहीं अगर मैं बात करूं, अभी इसरो ने घोषणा की है कि वो 2040 तक, 2040 में क्या करेगा इसरो? 2040 में इसरो चंद्र मिशन क्या है? कि चांद पर आदमी को ले जाना, लैंड कराना और फिर वहां से वापस लाना, ये इसका मिशन रहेगा। जैसे गगनयान मिशन भारत अभी लॉन्च करने वाला है, और उसमें क्या होगा? वहां पर यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। ऐसे ही चंद्रयान में, वो चंद्र मिशन में भारत चांद पर आदमी को भेजेगा और उनको वापस लेकर आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, आज का दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में ऑपरेशन महादेव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? तो ऑपरेशन महादेव दोस्तों, आपको एक तारीख याद होगी, 22 जुलाई 2025। 22 जुलाई 2025 को पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा एक कायराना हरकत भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में की गई, जहां पर उन्होंने 26 निर्दोष हिंदू पर्यटकों को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में उनका धर्म देखकर मार दिया गया। इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान में 9 उनके एयरबेस, साथ ही बहुत सारे आतंकी ठिकानों को मिटा दिया, यानी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसमें पाकिस्तान घुटनों के बल आया और पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर की अपील की। इसमें अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट रहा। अमेरिका से पाकिस्तान ने बात की और
अमेरिका के थ्रू ही ये बात भारत तक पहुंची। लेकिन अमेरिका की मध्यस्थता को भारत ने दरकिनार करते हुए अमेरिका से कहा कि भाई हम जो बात करेंगे आपस में करेंगे, इसलिए पाकिस्तान से बोलो कि हमसे वो बात करे। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, उसके बाद हमने सीज फायर किया। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात क्लियर की कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उसके बाद जो 22 जुलाई को घटना हुई थी उसमें कुछ आतंकवादी शामिल थे, लेकिन वहां पर वो घने जंगल का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। उनके लिए जो हमारा सैन्य बल है उनका सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में हमारे जो सैन्य सुरक्षा बल है उनको खुफिया आधार पर जानकारी मिली, और इन्होंने इस आधार पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से 20 किलोमीटर दूर हरवन के पास दिलवास क्षेत्र में आतंकवादियों के संभावित गतिविधियों की सूचना मिलती है। इसके साथ ही उन सुरक्षा बलों ने अपने लोकल इंटेलिजेंस को एक्टिवेट किया और इनकी पूरी जानकारी निकाली। वहां पर दांचीगम में इससे 2 दिन पहले भी दांचीगम में इनके लोकेशन पता चली थी, क्योंकि इनके फोन टैप किए गए, वहां से इनकी बातचीत का रिपोर्ट मिला। इसके बाद इन्होंने सुरक्षा बलों ने इनकी घेराबंदी की और वहां पर इनको मौत के घाट उतार दिया। साथ ही अब इनको 72 हुरों के पास भेज दिया है। ठीक है, तो पाकिस्तान के ये समर्थित आतंकवादी अभी 72 हुरों के पास पहुंच चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं तो कहां पर ऑपरेशन हुआ। तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन हुआ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से 20 किलोमीटर दूर 20 किलोमीटर दूर कौन सी जगह है, तो जगह का नाम आप याद रखेंगे, वो है हरवन के पास दिलवास। कौन सी? हरवन के पास दिलवास। और ये जगह कहां पर पड़ती है, तो मैंने आपको एक नेशनल पार्क हमेशा बताया है जम्मू कश्मीर का, जिसका नाम है दाचीगाम नेशनल पार्क। यहाँ के जंगलों में ये आतंकवादी शरण लिए हुए थे या चूहों की तरह बिल में छुपे हुए थे, लेकिन भारतीय सेना ने वहां पर जाकर इनकी घेराबंदी कर इनको 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। ठीक है, तो कहां पर है? नेशनल पार्क दाचीगम नेशनल पार्क के पास, जम्मू श्रीनगर के पास दाचीगम नेशनल पार्क में इनको मार दिया गया। ये ऑपरेशन कब हुआ? तो सोमवार 11:30 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। इस ऑपरेशन में कौन कौन शामिल थे? तो ऑपरेशन में जो हमारी भारतीय सेना है उसकी एक कंपनी जिसका नाम है चिनार कॉर्प्स, इसने ही ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया। कौन सा? महादेव लॉन्च किया। और इसकी सहायता किसने की? तो इनकी सहायता के लिए सीआरपीएफ प्लस जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन लोगों की सहायता इस ऑपरेशन में की। और इस ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को क्या हुआ? मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, 3 आतंकवादियों को इस ऑपरेशन में मौत के घाट उतार दिया। तो किसने ऑपरेशन किया? तो चिनार कॉर्प्स, जो हमारी कहाँ की है? भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने ये ऑपरेशन कहां पर किया है? तो ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में किया गया है। अब कुछ ऑपरेशन जो जम्मू कश्मीर के अलावा और हाल ही में चर्चा में रहे, उनको भी हम इधर लिख लेते हैं। जैसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये किसने लॉन्च किया? तो ये ईरान के विरुद्ध किसने? तो यूएसए ने लॉन्च किया। ठीक है, यूएसए ने लॉन्च किया। साथ ही ट्रू प्रॉमिस किसने किया? तो ये इजराइल के विरुद्ध किसका था? तो ईरान का। ठीक है, और राइजिंग लॉयन किसने शुरू किया? तो राइजिंग लॉयन इजराइल ने ईरान के विरुद्ध ये ऑपरेशन शुरू किया गया। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हाल ही में जो चर्चा में रहे। चलिए, तो ये रहे हमारे आतंकवादी, ये रहे जो अभी 72 हुरों के पास पहुंच चुके हैं और उनके साथ ताताथैया कर रहे हैं।
72 फुट मिली होंगी, 130 फुट की ही इनको मिली होंगी। ठीक है, तो ये इनके पास हथियार, जो इनके भारी मात्रा में हथियार पाए गए। और देखिए कितना घना जंगल है जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनको ढूंढकर निकाला। तो ये जो आतंकवादी लश्कर ए तोयबा से जुड़ा हुआ था, इसका नाम था हामिद मीर। क्या नाम था इसका? तो हामिद मीर। ठीक है, इसका नाम था, और इसको अभी मार दिया गया है। ठीक है, इसको अभी मार दिया गया है। तो जो पहलगाम आतंकी था उसका हमने बदला ले लिया है। ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो पहले लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ था, और 31 अक्टूबर 2019 को इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश इसको बना दिया गया। अगर मैं बात करूं आपसे जम्मू कश्मीर के बारे में, तो यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? तो उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला यहाँ के सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, और बात करूं यहाँ के अगर आपसे मैं नृत्यों के बारे में, यहाँ पे कौन कौन से नृत्य या यहाँ के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो धूमल यहाँ का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। फिर इसके बाद हाफिजा, धूमल, हाफिजा और धूमल, हाफिजा, राव यहाँ के कुछ प्रमुख नृत्य हैं। अगर बात करूं यहाँ के उत्सव की, तो कौन कौन से उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं, तो एक है खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला, आदि महोत्सव, आदि महोत्सव, ट्यूलिप, ट्यूलिप उत्सव। ठीक है, ट्यूलिप उत्सव भी यहाँ का एक प्रमुख महोत्सव है। साथ ही यहाँ का लवेंडर फेस्टिवल, लवेंडर फेस्टिवल जो फूलों का त्योहार है, वो भी यहाँ का एक प्रमुख त्योहार है। अगर बात करूं यहाँ के नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो एक राष्ट्रीय उद्यान जो हमने आपको अभी बताया दाची गांव, दूसरा किश्तवाड़, किश्तवाड़ भी यहाँ का एक सलीम अली, सलीम अली। ठीक है, किश्तवाड़, सलीम अली, दाची गांव और काजीनाम, काजीनाम। ठीक है, तो ये यहाँ के नेशनल पार्क हो गए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने इन आतंकवादियों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। इन आतंकवादियों के साथ, क्योंकि आतंकवाद का तो कोई धर्म होता नहीं है, तो इन आतंकवादियों को मेरा सुझाव है दफनाया ना जाए, इनके शरीर को आग लगाई जाए। ठीक है, तो इनको जन्नत भी नसीब नहीं होगी, जिसके लिए यहाँ पर ये आतंकवाद फैलाने आते हैं। मेरी सरकार से इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि जो हमेशा मानवता की बात का उल्लंघन करते हैं और मानवता इनके लिए कुछ है ही नहीं, तो इनको क्या किया जाना चाहिए? इनको मरने के बाद दफनाने के बजाय इनको आग लगाई जानी चाहिए, यानी इनका देह संस्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आते ही इसलिए हैं कि इनको जन्नत में हूरे मिले। अगर ये जलाए जाएंगे तो ये जन्नत नहीं जाएंगे, तो हूरे भी नहीं मिलेंगे। तो इनका ये अच्छा एक इलाज हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हरित इस्पात क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा निर्माण को प्रोत्साहन करना, स्वच्छ ऊर्जा से निर्मित इस्पात को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। इसके लिए भारत सरकार ने क्या कहा है? भारत सरकार ने कहा है कि जो हमारे यहाँ इस्पात का उत्पादन होता है उसमें हम हरित इस्पात की खरीद नीति लेकर आएंगे। तो कौन सी नीति लेकर आएंगे? हरित, हमारी जो इस्पात का उत्पादन होगा उसके लिए हम हरित इस्पात खरीद नीति लेकर आएंगे। इसका मतलब क्या होता है? हरित इस्पात खरीद नीति। असल में हरित इस्पात होता क्या है? हरित इस्पात वो इस्पात है जिसके उत्पादन में नवीकरण ऊर्जा का उपयोग किया गया हो, यानी जिसके उत्पादन में
कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जित करने वाली ऊर्जा का उपयोग ना किया गया हो। जैसे हमारा हाइड्रोजन आधारित जो ऊर्जा है उसके द्वारा हम इस्पात बनाएं, या जो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा है उसके द्वारा बनी हुई इलेक्ट्रिक यानी बिजली के द्वारा हम एक इस्पात का निर्माण करें, तो उसको हम बोलते हैं हरित इस्पात। और इस हरित इस्पात खरीद नीति, जिसे हम ग्रीन स्टील के नाम से भी जानते हैं, इसके खरीद नीति को इन्होंने प्रोत्साहन दिया है। और इसके तहत क्या किया जाएगा, तो इसके तहत सरकार ने कहा है कि जो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र है यानी जो सरकारी काम है, जहां जैसे कोई पुल बनाना या स्कूल बनाना या सरकारी कोई अस्पताल बनाना, उसमें जो लोहा लगेगा और जो उसकी खरीद होगी उसका 25% हिस्सा, कम से कम 25% हिस्सा जो CO2 यानी कार्बन से उत्सर्जित ऊर्जा से ना बना हो ऐसे इस्पात का प्रयोग किया जाएगा, यानी हरित इस्पात का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है, सार्वजनिक क्षेत्रों के इस्पात में हरित इस्पात की खरीद 25%, यानी 25% तक हमें कैसा इस्पात खरीदना है, जो हरित ऊर्जा से बना हुआ इस्पात हो। तो ऐसी नीति भारत सरकार लाने जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है कि हमें नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। जो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है, यानी हमारा नेट जीरो का लक्ष्य हमारा क्या है, तो 2070 तक भारत को नेट जीरो होने का लक्ष्य है। यानी जितना हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतने ही कार्बन का हम अवशोषण कर लेंगे, ऐसा 2070 तक हमारा लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। अगर मैं बात करूं हरित इस्पात की, तो हरित इस्पात के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। भारत का इस्पात उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान। और ये कब से बना हुआ है, ये 2018 से अब तक यानी 2025 तक हम कौन से स्थान पर चल रहे हैं, तो हम इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। ठीक है। तो 2018 से हम क्या करते हैं, 2018 से दूसरे स्थान पर हम बने हुए हैं। और जो भारत की कुल ग्रीन हाउस उत्सर्जन है, और इसके द्वारा भारत का जो कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उसका 10 से 12% कहां से आता है, तो इस्पात निर्माण से आता है। यानी जो हम लोहे का निर्माण करते हैं और जितनी हम कुल ग्रीन एनर्जी यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं, उसकी 10 से 12% हमारी लोहा बनाने में यानी इस्पात बनाने में उत्सर्जित होती है। तो इसको कम करने के लिए हमारा ये कदम है, किसके लिए, नवीकरण ऊर्जा से हम हरित इस्पात का उत्पादन करें। ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, तो ग्रीन हाउस क्या होता है, तो ग्रीन हाउस जैसे ये पृथ्वी है और ये सूर्य जब दिन में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है और रात को ये पृथ्वी उसको सोख लेती है दिन में, और रात को इसको अंतरिक्ष में छोड़ देती है। लेकिन जितना ये प्रकाश सोखती है उतना प्रकाश अंतरिक्ष में नहीं छोड़ती, यानी कुछ प्रकाश इसके वायुमंडल बादलों के कारण इस पर रुक जाता है, जिस कारण पृथ्वी का तापमान जितना दिन में रात को गिरना चाहिए उतना नहीं गिरता, यानी यहाँ पर ये तापमान माइनस में नहीं जाता। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा यह होता है कि पृथ्वी पर जीवन इसी के कारण है। अगर सारी ऊर्जा निकल गई यहाँ तो माइनस में टेम्परेचर हो जाएगा और जीवन यहाँ पर होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस क्या है, एक पृथ्वी के लिए अनिवार्य घटना है, लेकिन मानव क्रियाकलापों के द्वारा इसमें इस उत्सर्जन में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और जितना तापमान नहीं बढ़ाना चाहिए उस स्तर तक बढ़ जाता है, तो हम उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसका 10 से 12% कहां से आता है, हमारे इस्पात उत्सर्जन से इसका आता है। ठीक है। तो भारत अभी क्या कर रहा है, इसके लिए हरित इस्पात का हम उपयोग कर रहे हैं।
हरित उत्पाद का हम उपयोग के लिए नई नीति लेकर आए हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कुछ और, तो हमारे यहाँ सबसे पहला इस्पात कारखाना, भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ लगा, तो ये 1907 में 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साक्षी स्थान पर लगाया गया। साक्षी स्थान झारखंड में है, जिसे हम आज क्या जानते हैं, जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 1907 में पहला इस्पात संयंत्र लगा था। ऐसे ही हमारे यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ इस्पात संयंत्र लगाए गए। वो कौन से थे, तो भिलाई, दुर्गापुर। भिलाई कहाँ पर है, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में, और ये यूएसएसआर के सहयोग से लगाया गया। दुर्गापुर जो पश्चिमी बंगाल में है, और ये हमारा यूके के सहयोग से लगा। वहीं राउरकेला जो कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है, और किसके सहयोग से लगा, तो जर्मनी के सहयोग से इसको लगाया गया। ऐसे ही तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें एक संयंत्र लगा जिसका नाम था बोकारो, और ये कहाँ पर लगा, तो ये झारखंड में लगा, और किसकी सहायता से, तो यूएसएसआर की सहायता से लगाया गया। तो ये हमारा इस्पात के बारे में पूरी जानकारी आपके लिए। चलिए आज का क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो बिजी हैं, और बच्चों को भी करंट अफेयर बढ़ा कर बिजी रखते हैं, उनके द्वारा एक करंट अफेयर और लाया गया है। अभी ये कहाँ पर थे, तो हमारे पीएम मोदी जी तमिलनाडु के दौरे पर थे। कहाँ पर, तमिलनाडु के दौरे पर थे, और वहां पर इन्होंने जो तूतीकोरिन तमिलनाडु में यहाँ पर एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। तूतीकोरिन के हवाई अड्डे में टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है। टर्मिनल होता क्या है, जहां हवाई अड्डे पर यात्रियों के हवाई जहाज में बैठने और उतरने की सुविधा हो, उसको हम टर्मिनल के नाम से जानते हैं। तो कहां पर हुआ है, तूतीकोरिन। किसने किया है, पीएम मोदी द्वारा तमिलनाडु के तूतीकोरिन में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे तमिलनाडु की, तो चलो मैप में देख के एक बार बात करते हैं। ये हो गया हमारा मैप, और ये हमारे पीएम मोदी जी यहाँ से क्या उद्घाटन करते हुए। ठीक है, पीएम मोदी जी कैंची का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्या गांठ खोलकर ही उद्घाटन कर रहे हैं। ये नया कल्चर पीएम मोदी जी द्वारा लाया गया। अब बात करूं तमिलनाडु की, तो भारत का दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है, चेन्नई इसकी राजधानी, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल आर.एन. रवि जी हैं। आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ के नृत्यों के बारे में, यहाँ के नृत्य, तो नृत्य यहाँ के कौन कौन से हैं, तो सबसे प्रसिद्ध यहाँ का नृत्य है भारतनाट्यम। इसके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। भारतनाट्यम यहाँ का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। और यहाँ पर कुम्मी, कोलट्टम एक यहाँ का दूसरा फेमस नृत्य है। कुम्मी और कावड़ी, तो ये यहाँ के नृत्य हो गए। भारतनाट्यम, कोलट्टम, कुम्मी और कावड़ी यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य है। अगर बात करूं यहाँ के नेशनल पार्क की, तो यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जैसे मुकुर्थी, इंदिरा गांधी, मन्नार की खाड़ी,
मन्नार की खाड़ी, मुकुर्थी, इंदिरा गांधी, मन्नार की खाड़ी और मुद्दुमलाई गिंडी, मुद्दुमलाई, मुद्दुमलाई और एक हो गया गिंडी। तो ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। अगर बात करूं यहाँ पर कितनी कितनी लोकसभा सीटें, लोकसभा सीट, विधानसभा सीट और राज्यसभा सीट। राज्यसभा सीट यहाँ पर 18 है, 18 राज्यसभा सीट है, 39 यहाँ पर लोकसभा और 234 यहाँ पर विधानसभा सीट है। आप सीटें भी याद रखेंगे जिन जिन प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, लैटिन जीपीटी किस क्षेत्र का पहला बड़ा कृत्रिम बुद्धिमत्ता भाषाई मॉडल है। तो अभी क्या हुआ है, एक लैटिन अमेरिकी देश, लैटिन अमेरिका के 12 देशों के समूह में, 12 देशों के समूह में अपना पहला क्षेत्रीय एआई भाषा मॉडल लॉन्च किया है, भाषा मॉडल लॉन्च किया है और इसका नाम क्या है, लैटिन जीपीटी ये इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भाषा मॉडल है। तो किसके द्वारा, लैटिन अमेरिका के 12 देशों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है, तो चिली देश है, वहां के नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ये क्या है, ये बनाया गया है। चिली जिसकी राजधानी सेंटियागो है, सेंटियागो, और ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का द्वीप है, अमेरिकी महाद्वीप का देश है और विश्व में सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार रखने वाला देश है, रखने वाला देश। यानी क्या हुआ, जैसे ये हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप है तो यहाँ से शुरू होकर ये जाता है, तो ये सबसे ज्यादा अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ पर ये अक्षांशीय लाइन हो गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी सबसे ज्यादा अक्षांशीय इसी में पड़ते हैं। तो लैटिन अमेरिकी देशों ने अभी चैट जीपीटी शुरू किया है। लैटिन अमेरिकी देश कौन कौन से हैं, तो ये हमारे लैटिन अमेरिकी देश हैं। इसमें जो हमारा उत्तरी अमेरिका का है उसका मैक्सिको भी शामिल होता है, कुछ कैरेबियाई देश होते हैं, कुछ मध्य अमेरिकी देश और दक्षिण अमेरिका के देश लैटिन अमेरिकी देशों में शामिल होते हैं। दरअसल लैटिन है क्या, तो लैटिन एक भाषा है और जो वहां की बहुत सारी भाषाओं की जननी कहा जाता है, जैसे स्पेनिश और पुर्तगाली। और स्पेनिश और पुर्तगाली ज्यादातर इस क्षेत्र में यही भाषाएं बोली जाती हैं, तो इनको लैटिन भाषाई देश या लैटिन अमेरिकी देश के नाम से जाना जाता है। इनकी भाषाओं के आधार पर इनको इस नाम से जाना जाता है। अब बात करूं मैं कुछ एआई मॉडल की, कुछ एआई मॉडल जो हाल ही में चर्चा में रहे। जैसे गूगल ने अपना एआई मॉडल लॉन्च किया, तो गूगल का नया एआई मॉडल कौन सा है, तो जेमिनी 2.5 ये किसका है, तो गूगल ने लॉन्च किया। वहीं ओपन एआई ने अपना जो मॉडल लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, तो ओपन एआई का जीपीटी 4.1 ओपन एआई जीपीटी का है। वहीं अगर मैं बात करूं तो चाइना ने भी अपना, चीन का एक एआई मॉडल निकाला है और उसका नाम है डीप सीक है। वहीं अगर भारत का पहला एआई मॉडल कौन सा है, तो सर्वम भारत का पहला एआई मॉडल है। ठीक है, हनुमान भी भारत का एआई मॉडल है, साथ ही सर्वम भारत का पहला एआई मॉडल है। चलिए, हाल ही में फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है।
दोस्तों भारत के लिए एक खुशखबरी खेलों से फिर से आई है, क्योंकि जो हमारी दिव्या देशमुख हैं, दिव्या देशमुख दिव्या देशमुख दिव्या देशमुख ने भारत की कनेरू हम्पी कोनेरू हम्पी को हराकर क्या जीता है, फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीता है। ठीक है, तो इन्होंने अभी हाल ही में महिला शतरंज विश्व कप जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसके खेल का आयोजन, शतरंज विश्व कप का आयोजन बातूमी जॉर्जिया में इसका आयोजन किया गया। तो बातूमी जॉर्जिया में शतरंज के खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने भारत की ही शतरंज के खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हराकर ये खिताब जीता। साथ ही ये भारत की फोर्थ महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है, ठीक है, तो भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी, तो दिव्या देशमुख भारत की चौथी ग्रैंड मास्टर बनी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पहली ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो भारत की पहली ग्रैंड मास्टर वही है जिन्हें इन्होंने हराया है। तो कोनेरू हम्पी भारत की पहली, वैशाली भारत की दूसरी थी, और तीसरी जो भारत की थी उनका नाम था हरिका जी हमारी तीसरी थी, हरिका द्रोणवाली, ये क्या थी, हमारी तीसरी ग्रैंड मास्टर थी। अगर मैं बात करूं आपके भारत के नवीनतम यानी 87वें क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ग्रैंड मास्टर और 86वें, 87वें और 86वें, तो हमेशा ये अभी नए हैं तो चर्चा में है, तो एग्जामिनर इनको पूछ सकता है। मैंने आपको लिखाया था 87वें हमारे हरिकृष्ण जी हैं, हरिकृष्ण जी हमारे 87वें हैं, और 86वें हमारे श्री हरि एलआर हमारे कौन से हैं, तो 86वें हमारे श्री हरि एलआर हैं। ठीक है, हरिकृष्ण और हरि एलआर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो ये हो गई हमारी दिव्या देशमुख, ये 19 वर्ष की हैं जिन्होंने अभी क्या जीता है, ये विश्व चैंपियनशिप जीती है। हम 19 वर्ष की में हमारे शर्मा जी तो भंडारे खाते घूमते हैं, और ये देखो चैंपियनशिप भी जीत गई है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत गई है। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन हमारा है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में 2025 का विश्व कप सब सुंदर हवाई अड्डा कौन सा घोषित किया गया है। दोस्तों अभी क्या हुआ है, अभी हमारा 2025 का विश्व में सबसे सुंदर हवाई अड्डे की घोषणा हुई है, और ये खिताब किसने जीता है, तो ये खिताब यानताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, यानताई पेंगलाई। तो नाम आप याद रखेंगे, यानताई पेंगलाई। नाम ही ऐसा है कि जैसे जूडे कराटे लड़ रहा हो, है ना, तो नाम ऐसा है जैसे जूडे कराटे इसने शुरू कर दिया है। तो यानताई पेंगलाई ये कहाँ का हवाई अड्डा है, तो ये हमारे चमगादड़ भाई चीन का हवाई अड्डा है। और इसने कौन सा अवार्ड जीता है, तो इसके लिए यूनेस्को द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है, जिस अवार्ड को हम प्रिक्स वारसाय पुरस्कार के नाम से जानते हैं। प्रिक्स वारसाय पुरस्कार 2025। कौन सा पुरस्कार जीता इसने, तो प्रिक्स वारसाय पुरस्कार। तो आप याद रखेंगे प्रिक्स वारसाय पुरस्कार 2025 किसने जीता, तो ये यानताई जो पेंगलाई ने जीता है, जो चीन का हवाई अड्डा है। इसको हम विश्व वास्तुकला और डिजाइन पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम क्या होगा, अन्य नाम विश्व वास्तुकला और
डिजाइन पुरस्कार, डिजाइन पुरस्कार के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये इसका अन्य नाम भी हो गया। तो आपको मैंने इसके दोनों नाम लिखा दिए। अभी किसको मिला है? तो चाइना को मिला है। इस बार जो चांगी एयरपोर्ट, चांगी कहाँ का है? तो सिंगापुर का एयरपोर्ट, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट टॉप 6 में भी जगह नहीं बना पाया, टॉप 6 में स्थान नहीं बना पाया। ठीक है, नहीं बना पाया। और ये कहाँ का था? तो सिंगापुर का था। और हर बार टॉप करता था, लेकिन इस बार टॉप 6 में भी ये जगह नहीं बना पाया। तो कहाँ का अवार्ड है? ये पिक्स वार्साई पुरस्कार है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत, यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। 2015 में यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यूनेस्को जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। और इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस, फ्रांस में है। और पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। कल मैंने आपको बताया था फ्रांस और यूके यानी इंग्लैंड, इनके बीच में एक जल संधि है। इस जल संधि का नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे। और इसको जिसको पार करने वाले, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन और पहली भारतीय महिला आरती शाह थी। ठीक है, तो इसको कौन सी जल संधि के नाम से जाना जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अब मैं आपको कुछ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार साथ ही साथ इसके बता देता हूँ। कुछ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी इसके साथ ही देख लेते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर, बुकर पुरस्कार, तो ये किसे मिला है? ये बानू मुश्ताक, बानू मुश्ताक जी को ये पुरस्कार मिला है। यानी बानू मुश्ताक जी को कौन सा पुरस्कार है? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार जी को मिला, विनोद कुमार जी को मिला है। विनोद कुमार जी को ज्ञान बहुत है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो सरस्वती सम्मान हमारे भद्रेश्वर, भद्रेश दास को मिला है। भद्रेश दास को हमारे सरस्वती सम्मान मिला है। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड, लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला गया? तो ये हमारे मंगलम बिरला जी को मिला है। मंगलम बिरला जी को हमारे ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वहीं अगर बात करूं पृथ्वीकर पुरस्कार, पृथ्वीकर पुरस्कार हमारे लियो जियाफुन को मिला है। लियो जियाफुन को हमारा ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जैन धर्म का पुरस्कार, जैन धर्म का पुरस्कार पीएम मोदी जी को मिला। ठीक है, जैन धर्म का पुरस्कार पीएम मोदी जी को अभी मिला है। ठीक है, पद्म पुरस्कार किन को मिला? तो पद्म पुरस्कार इस बार 139 लोगों को मिला। मिस वर्ल्ड कौन रही? तो हमारी जो विश्व सुंदरी है उनका नाम क्या है? ओपल सुचाता, ओपला सुचाता इनका नाम है। और ये इस बार विश्व सुंदरी के रूप में चुनी गई है। तो ये कुछ पुरस्कार जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मैंने इनको एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दिया। आप भी रिवाइज करते रहेंगे तो आप इनको नहीं भूलेंगे। ये हो गया कौन सा एयरपोर्ट? तो ये एयरपोर्ट जिसका नाम है यांताई और पेंगलाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आज का। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? दोस्तों हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस तो ये किससे संबंधित रोग है? तो हेपेटाइटिस जो होता है वो लीवर से संबंधित रोग होता है, लीवर से संबंधित रोग होता है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इसकी खोज करने डॉक्टर बरूचा बलगम, डॉक्टर बारूचा बलग्रम, और बलग्रम जो डॉक्टर बरूचा है इन्होंने इसकी खोज की थी। तो डॉक्टर बरूचा बलमर्ग की जयंती पर ही इसको
बल्लभभाई की जयंती पर। तो इनकी जयंती 28 जुलाई को, इनकी जयंती 28 जुलाई को है और इस पर ही हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस, जो एक लीवर से संबंधित रोग है, यानी लीवर को खराब करने पर ही हेपेटाइटिस हो जाता है। और इसको मनाया किसके द्वारा जाता है? तो WHO द्वारा इसे मनाया जाता है। WHO द्वारा मनाया जाता है। WHO जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में जिसका मुख्यालय है, और जेनेवा में स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर जो घास है उसको क्या कहा जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देंगे। जनेवा जिसकी राजधानी बर्न है, ठीक है। और WHO की स्थापना कब हुई? तो WHO की स्थापना 7 अगस्त 1948 को हुई। 7 अगस्त 1948 को हुई। और इसके हेड कौन है? तो इसके वर्तमान हेड है टेड्रोस एडेनॉन इसके वर्तमान में है। तो इसके द्वारा ये मनाया जाता है। अब कुछ जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस हम देख लेते हैं। 1 जुलाई, तो इसको हम GST डे, साथ ही CA दिवस, साथ ही SBI स्थापना दिवस, ठीक है, और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी डॉक्टर डे, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये दिवस 1 जुलाई को। वहीं 2 जुलाई को हम अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस हम 2 तारीख को मनाते हैं। 4 जुलाई को हम USA स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। USA स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 4 जुलाई के बाद जो हम अगला दिवस मनाते हैं वो है 11 जुलाई। 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। उसके बाद 11 जुलाई के बाद जो अगला दिवस हम मनाते हैं वो है 15 जुलाई को हम विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस। 20 जुलाई को हम विश्व शतरंज दिवस, और उसके बाद विश्व शतरंज दिवस हम 20 जुलाई को मनाते हैं। और 20 जुलाई के बाद जो अगला दिवस हम मनाते हैं 26 जुलाई को हम 2 दिवस मनाते हैं। एक कारगिल विजय दिवस और दूसरा होगा हमारा मैंग्रोव वनस्पति दिवस। तो ये 2 दिवस हम 26 तारीख को मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जो लीवर की एक बीमारी है। अगर मैं आपसे बोलूं मानव शरीर की प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, तो लीवर को मानव शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति जहर खा ले तो कहाँ से पता चलेगा उसने कौन सा जहर खाया है? तो उसके लीवर का परीक्षण कर हम जांचेंगे कि उसने कौन सा जहर खाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में संसद टीवी के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हमारे उत्पल कुमार सिंह है, इनको संसद टीवी जिसपे लोकसभा की और संसद की कार्रवाई प्रसारित होती है उसका CEO नियुक्त किया गया है। तो ये हमारे उत्पल कुमार सिंह हैं, महासचिव बने हैं लोकसभा के। वो उनको क्या बनाया गया है? तो संसद टीवी का CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता योजना शुरू की है? तो जो बेरोजगार युवा हैं, तो शर्मा जी आप ध्यान देंगे, आपके लिए एक योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। तो आपको पहले तो मध्य प्रदेश का निवासी बनना पड़ेगा ये योजना लेने के लिए। और इसमें भी जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों के साथ भेदभाव किया जाता है। महिलाओं को यहाँ पर 6,000 रुपये प्रति माह और पुरुषों को 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, ठीक है। अगर पुरुषों को पैसा इसलिए कम दिया जाता है, अगर उनको पैसा ज्यादा मिले तो क्या है, वो शराब की दुकान देखेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए इनको पैसा कम दिया जाता है। लड़कियां तो क्या करेंगी, ज्यादा ज्यादा नेल पॉलिश और लिपस्टिक खरीदेंगी, है ना।
तो उससे भी देश की अर्थव्यवस्था चलेगी। चलेगी तो कुछ लोगों का कहना होगा कि चलेगी तो शराब से भी ज्यादा, है ना, क्योंकि ये शराबियों की ऐसी सोच होती है। चलिए शर्मा जी, तो ये 5,000 रुपए एमपी में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 सवाल, जिसमें हमने करंट के सवाल और उनसे जुड़े स्टेटिक्स जीके को पढ़ा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।